के 6 बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर सियासी खलबली मचा दी। वर्चस्व की लड़ाई के लिए चाचा भतीजे के बीच जंग जारी है। जिन एजेंसियों को कोरोना टेस्ट का टेंडर दिया गया था, उनके पते भी कथित तौर पर फर्जी निकले। नशे के सौदागर अगर डाल हैं तो एनसीबी पात है। खबर है कि सचिन पायलट अपने गुट के विधायकों के लिए 5 से 6 मंत्री पद चाहते हैं। ट्विटर के खिलाफ केस हुआ दर्ज। एक बुजुर्ग के पिटाई के वायरल वीडियो ने ट्विटर को मुश्किल में डाल दिया है। सचिन के खिलाफ कोलकाता के मानिकतला थाने में एफआईआर दर्ज की गई। ट्रोल करने वाले गिरोह के सदस्य नेताओं को फोन कर ठगी भी कर रहे हैं। देश भर में फैले फ्रॉड टू फोन रैकेट का पर्दाफाश। चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण विषय में से एक है एलएसी और एलओसी। भारत में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्विटर पर अब कोई भी गैर कानूनी कंटेंट डालने पर न केवल ट्वीट या रीट्वीट करने वाले के खिलाफ बल्कि ट्विटर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। ट्विटर पर यह सख्ती भारत में बनाए गए नए आईटी कानून के तहत की जा रही है। इससे पहले ट्विटर को भारत में इंटरनेट पर मध्यस्थ प्लेटफॉर्म का दर्जा हासिल था, जिसकी वजह से उसे कानूनी सुरक्षा हासिल थी, लेकिन उसकी खुद की कारगुजारियों की वजह से ये दर्जा खत्म कर दिया गया। यानी अब कोई भी भड़काऊ पोस्ट डालने पर पुलिस ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और उसके अधिकारियों से पूछताछ भी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज ट्विटर पर जमकर बरसे। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके ही निशाना साधा। एक के बाद एक किए गए ट्वीट में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाए कि ट्विटर ने बार बार चेतावनी देने के बावजूद नए आईटी कानून को लागू करने वाले दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ट्विटर को उसकी कानूनी सुरक्षा खत्म होने से जुड़ा कोई भी आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी नहीं किया, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन न करने से यह कानूनी सुरक्षा अपने आप खत्म हो गई। असल में आईटी के नए कानून के तहत ट्विटर को 25 मई तक कुछ खास अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी, लेकिन लॉकडाउन का बहाना देकर ट्विटर अधिकारियों की नियुक्ति करने से बचता रहा। केंद्र सरकार ने उसे बार बार चेताया और 5 जून को आखिरी चेतावनी जारी करके साफ किया कि अगर गाइडलाइन नहीं मानी तो ट्विटर को जो कानूनी सुरक्षा मिली हुई है वो छूट खत्म कर दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी ट्विटर ने आईटी गाइडलाइन को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नए कानून को मानते हुए नए अधिकारियों की नियुक्ति कर ली, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। अब सवाल ये कि मध्यस्थ प्लेटफॉर्म के नाते ट्विटर को मिले सुरक्षा का अधिकार खत्म हो जाने से उसे क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि अब तक भारत में ट्विटर समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सुरक्षा का अधिकार मिलता रहा है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर गलत या भड़काऊ पोस्ट शेयर होता है तो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन अब ट्विटर का यह अधिकार खत्म हो चुका है। अब किसी भी गलत पोस्ट या भड़काऊ पोस्ट के शेयर होने पर उसके अधिकारियों से पुलिस पूछताछ कर सकती है और जरूरी होने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। कोई भी संस्था जो चाहे देश की हो, चाहे बाहर से आके भारत में व्यवसाय करती हो, सबके लिए ये अनिवार्य है कि वो भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करे। ट्विटर को मिली कानूनी सुरक्षा खत्म होने के बाद उसे जल्द ही एक कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ गया। यूपी के गाजियाबाद में ट्विटर पर एक वायरल वीडियो की वजह से एफआईआर दर्ज हो गई, तब उसे होश आया, लेकिन फिर भी ट्विटर ने कानूनी शर्तों को मानने से बचने का नया बहाना ढूंढ लिया। खबर है कि ट्विटर ने सरकार से कहा कि वो अपने सलाहकारों की राय लेकर भारत में एक दफ्तर बनाएगा। उसके बाद ही सरकार के निर्देशों के मुताबिक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। साफ है कि ट्विटर भारत में बने नए आईटी कानून को लागू नहीं करना चाहता, इसलिए वो बार बार नए बहाने खोज रहा है। अब जब ट्विटर पर सख्ती हुई तो वो भारत में ऐसा पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया जो सुरक्षा के कानून से बाहर हुआ है। लेकिन ये साफ है, विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर भारत में काम करना है तो भारत में बने कानूनों को मानना होगा और नहीं मानने पर कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। ट्विटर के खिलाफ केस हुआ दर्ज। एक बुजुर्ग के पिटाई के वायरल वीडियो ने ट्विटर को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि इसी वायरल वीडियो की वजह से गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ट्विटर पर आरोप है कि इस वायरल वीडियो को गलत तथ्यों के साथ पेश किया जा रहा था। ट्विटर को इसकी जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर ने उसे नहीं हटाया। हाल ही में ट्विटर को कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर किया गया है, जिसके बाद ट्विटर के खिलाफ ये पहली कानूनी कार्रवाई है। ट्विटर पर एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटे जाने का एक वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मचने लगा। दावा किया गया कि धार्मिक वजहों से बुजुर्ग की पिटाई की गई और बताया गया कि वीडियो यूपी के गाजियाबाद का है। यही नहीं,
ये भी दावे किए गए कि बुजुर्ग को 4 लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया और उसकी पिटाई की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हल्ला मचना शुरू हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। छानबीन के बाद पुलिस ने कहा कि वीडियो को धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था, जबकि पिटाई की वजह का धर्म से कोई नाता था ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों और ट्विटर पर भी केस दर्ज कर लिया। ये इंक्वायरी में इस घटना का कोई भी धार्मिक एंगल होना नहीं पाया गया। ये घटना निजी कारणों से तावीज को लेकर के नाराजगी, आक्रोश जैसा इनके द्वारा बताया गया है, उसके चलते इन्होंने करी। पुलिस ने इस वायरल वीडियो की सच्चाई बताते हुए दावा किया है कि कुछ लोगों ने इस वीडियो को गलत तथ्यों के साथ ट्वीट और रीट्वीट किया। ट्विटर को इस बारे में जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर ने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया। इस बाबत ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जहां तक बात सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सुर्खियों पर तोड़ने की है, तो कुछ लोगों ने इसे धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, कुछ लोगों ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए किए गए ट्वीट की भी जांच की जा रही है और ऐसे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी भी कर ली है। तो जिस लेवल का इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा कम्युनल हेट्रेड, पीस, हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए जो ये कार्रवाई कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के की गई है, उसमें हम लोग कड़ी लीगल कार्रवाई आने वाले समय में करने वाले हैं। ट्विटर पर चले हंगामे को कुछ नेताओं ने सियासी हवा दी। असदुद्दीन ओवैसी ने इसके लिए बीजेपी पर निशाना साधा तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज, धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। राहुल गांधी के ट्विटर वॉर के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ उन पर जमकर बरसे। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। इस सियासी घमासान के बीच ट्विटर के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की तैयारी भी पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही ट्विटर इंडिया के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ट्विटर के खिलाफ इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देश के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन पर कांग्रेस ने एक नया विवाद छेड़ दिया है। कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने कहा है कि कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि इस बात का पता एक आरटीआई के जरिए चला है। विकास पाटनी नाम के शख्स की आरटीआई पर सीडीएससीओ यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ये जवाब दिया है। सरकार देश में फ्री वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर रही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के इस दावे पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करके कहा कि कोवैक्सीन में बछड़े का खून मिलाया गया है। Now there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. गौरव ने एक आरटीआई के जवाब में स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। इसके बाद कांग्रेस ने भी आरटीआई को जरिया बनाकर केंद्र पर निशाना साधना शुरू कर दिया। आरटीआई में जो तथ्य सामने आए हैं उसका उत्तर सरकार को और भारत बायोटेक को देना चाहिए, उसके बाद इस पर कोई चर्चा हो सकती है। वैक्सीन पर प्रधानमंत्री पहले ही देश को आगाह कर चुके हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन वैक्सीन पर उठा नया विवाद धार्मिक आस्था से जोड़ा गया तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है, मैं इसे महापाप कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। यू 3 आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया। विवाद बढ़ा तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया।
कांग्रेस के इस दावे पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वेरोसेल बनाने और उसके विकास में ही बस बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। वायरस कल्चर करने की एक तकनीक है और पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के टीके बनाने में दशकों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतिम तौर पर बनकर तैयार होने वाली कोवैक्सीन में नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं होता है और न ही ये सीरम वैक्सीन के उत्पाद को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने भी इस पर सफाई पेश की। वायरल वैक्सीन बनाने के लिए बछड़े के सीरम का प्रयोग होता है। इसे कोशिकाएं विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन न तो इसे SARS-CoV-2 वायरस को विकसित करने और न ही इसके फाइनल फॉर्मुलेशन में प्रयोग किया गया है। कोवैक्सीन से दूसरे अशुद्ध तत्वों को हटाकर इसे निष्क्रिय वायरस के साथ बनाया गया है। सरकार और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी के स्पष्टीकरण के साथ ही बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस को घेरा। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। कांग्रेस पार्टी 2 चीजों के लिए याद रखी जाएगी, वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट करने के लिए और दूसरा वैक्सीन वेस्टेज के लिए। 21 जून से देश भर में फ्री वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस ने ये विवाद ठीक उससे पहले छेड़ा है। विवाद के केंद्र में इस बार धार्मिक आस्था आ गई है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। इससे पहले भी विपक्ष के नेता कई बार वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाते रहे हैं और अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि गांव के लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार भी कर दिया। बेहतर है कि टीके पर अफवाहों से बचा जाए, क्योंकि कोरोना से बचने का वैक्सीन ही उपाय है। राजस्थान कांग्रेस में बगावत पार्ट 2 से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने बागी तेवर अपनाए हुए सचिन पायलट के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जिसके बाद राजस्थान की सरकार में बदलाव हो सकता है। यानी ये ऑफर सचिन पायलट को मनाने के लिए है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि इसके बाद राजस्थान की सियासत में मचा तूफान खत्म हो जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट के सामने जो ऑफर रखा गया है उस पर अंतिम फैसला होने तक कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में सरकार और संगठन को लेकर जारी सियासी संकट को रोकने के लिए कांग्रेस ने सचिन पायलट को फाइनल ऑफर दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नाराज पायलट को मनाने के लिए उनके समर्थकों को राजस्थान सरकार में जगह दी जाएगी। वहीं पायलट को भी 2 अहम पदों का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी राजस्थान कैबिनेट में 3 मंत्री पद देने के लिए राजी है, जबकि सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के लिए 5 से 6 मंत्रियों की मांग की थी। साथ ही सचिन पायलट को महासचिव बनाने का ऑफर दिया गया। महासचिव के साथ पायलट को किसी राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी पार्टी तैयार है। राजस्थान कैबिनेट में 3 मंत्री पद के साथ अपने लिए महासचिव और राज्य का प्रभारी बनाने का ऑफर मिलने के बाद 6 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले पायलट कांग्रेस आला कमान से मिले बिना राजस्थान वापस लौट गए। खबर है कि सचिन पायलट अपने गुट के विधायकों के लिए 5 से 6 मंत्री पद चाहते हैं, जबकि आलाकमान 3 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। इसके पीछे आलाकमान और अशोक गहलोत का तर्क ये है कि सरकार बचाने के लिए जो 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए थे और 10 से 12 निर्दलीय समर्थन कर रहे हैं, उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देनी है ताकि सत्ता का संतुलन और समीकरण बना रहे। ऐसे में सचिन पायलट के समर्थक 3 से ज्यादा विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा बोर्ड और निगम के चेयरमैन का पद भी एक बड़ी पेंच है, जिसमें सचिन पायलट आधे की हिस्सेदारी चाहते हैं, जबकि अशोक गहलोत इसके लिए कतई तैयार नहीं। कांग्रेस आलाकमान की कोशिश ये है कि पार्टी और सरकार दोनों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। इसीलिए खबर है कि पायलट गुट की नाराजगी दूर करने के लिए 3 मंत्री पद के अलावा निगम और बोर्ड में सचिन समर्थक विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। निगम और बोर्ड में कोई संख्या तय नहीं की जा सकती। हालांकि सचिन पायलट राजस्थान में निगम और बोर्ड के खाली पड़े लगभग 40 पदों में से आधे या कम से कम 15 पर अपने लोगों की नियुक्ति चाहते हैं, लेकिन इसके लिए न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयार हैं और न ही पार्टी। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि फिर भी पायलट के कुछ समर्थकों को निगम और बोर्ड में जगह जरूर दी जाएगी, लेकिन कितने पद पायलट समर्थकों के हिस्से में जाएंगे ये अभी तय नहीं है। वहीं राजस्थान में जारी इस सियासी घमासान को लेकर पायलट गुट के विधायक और विपक्ष दोनों सवाल उठा रहे हैं। हमारे कलयुग के आज के भगवान अशोक गहलोत जी राजस्थान के, हमारी डिमांड है और हमारी आस्था है कांग्रेस में, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हित में बात कर रहे हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं विपक्ष में नहीं बात कर रहे। अब तो कम से कम सरकार और सरकार के मुखिया को इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन हो गया होगा कि जो है दोष भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उनकी खुद की नीति, व्यवहार और आचरण में, जिसके कारण से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। सचिन पायलट को जो ऑफर पार्टी की ओर से मिला है, अगर वो उस पर राजी हो जाते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। लेकिन आला कमान ने इस बार साफ कर दिया है कि फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत ही पार्टी के नंबर 1 नेता हैं। सचिन पायलट राजस्थान में पार्टी का भविष्य हैं, इसलिए वर्तमान और भविष्य दोनों को समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। राजस्थान की सियासत में वर्चस्व की लड़ाई का ये दूसरा दौर है, लेकिन इस बार हालात एकदम अलग हैं। पिछली बार सचिन पायलट के पास समर्थक विधायकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए आला कमान भी दबाव में था। इस बार न सिर्फ उनके समर्थक विधायकों की संख्या कम हुई है, बल्कि सचिन पायलट के कुछ समर्थक विधायक तो पाला बदलकर अशोक गहलोत के खेमे में चले गए हैं। यही वजह है कि मौका देखकर अशोक गहलोत ने बीएसपी के विधायकों को आगे कर दिया, जो सचिन पायलट पर लगातार हमला कर रहे हैं। सचिन पायलट की ताकत कमजोर हुई है और यही वजह है कि आला कमान से फाइनल ऑफर मिलने के बाद पशुपेश में पड़े सचिन बिना कुछ बोले ही जयपुर रवाना हो गए। लोक जनशक्ति पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई के लिए चाचा भतीजे के बीच जंग जारी है। ये लड़ाई दिल्ली से पटना तक लड़ी जा रही है। पशुपति कुमार पारस दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं और अब उनका अगला निशाना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है। लेकिन चिराग हाथ से निकल चुकी बाजी को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त पशुपति कुमार पारस पटना जाने की तैयारी कर रहे थे, दिल्ली में सियासी घमासान मचा था। पारस के घर के बाहर युवा एलजेपी के कार्यकर्ता चिराग के पक्ष में और पारस के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इन कार्यकर्ताओं ने चिराग को पद से हटाने के तरीके को असंवैधानिक करार दिया। खुद चिराग ने भी जब इस मुद्दे पर पहली बार मीडिया से बात की तो यही दावा किया कि अब भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ 2 परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन चिराग के दावे से अलग पारस ने अपने फैसले को पार्टी को टूटने से बचाने के लिए उठाया गया कदम बताया और दावा किया कि चिराग ने 5 सांसदों को पार्टी से बाहर करने का जो फरमान जारी किया वो गलत है। बहुमत हमारे पक्ष में है, चिराग पासवान जी के पक्ष में बहुमत नहीं है, वो बहुमत खो चुके हैं। इसलिए पार्टी जो है वो अब चिराग पासवान के अंदर में नहीं है। वो जो कल पार्टी से हम लोगों को 5 सदस्य को निकाल दी है वो गैर संवैधानिक। दिल्ली में पारस के घर के बाहर कुछ देर प्रदर्शन होता रहा और जब प्रदर्शनकारियों ने जगह बदली तो वो चिराग पासवान के घर के बाहर पहुंचकर उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगे। चिराग पासवान के घर के बाहर जमा युवा एलजेपी के कार्यकर्ताओं को कुछ ही देर में दिल्ली प्रदेश युवा एलजेपी के कार्यकर्ताओं का साथ मिला और नारेबाजी पहले से ज्यादा तेज हो गई। कार्यकर्ता चिराग के जयकारे के साथ ही पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के नाम से नारे लगाते दिखे। चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 रामविलास पासवान हमारे। बाहर नारेबाजी हो रही थी और अंदर चिराग अगली रणनीति बनाने में जुटे थे। बदले हालात में चिराग की सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस के साथ ही सीमा सशस्त्र बल के जवान तैनात कर दिए गए। इस बीच चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी भेजी जिसमें लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल का खुद को नेता बनाने की मांग की। चिराग ने इस चिट्ठी के जरिए स्पीकर से पशुपति कुमार पारस को नेता बनाने के फैसले की समीक्षा की मांग की। यही नहीं, पूरे विवाद के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए चिराग ने कहा कि उनके चाचा को गलत तरीके से संसदीय दल का नेता चुना गया। अगर पारस बोलते तो वो उन्हें ये पद दे देते। पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बनना, भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता। संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। पशुपति कुमार पारस एक के बाद एक सदी चाल चल रहे हैं।
पार्टी संसदीय दल के नेता के पद पर काबिज होने के बाद उन्होंने चुनाव आयोग से भी अपने खेमे को असली एलजेपी के तौर पे मान्यता देने की मांग की है, लेकिन तकनीकी तौर पे अध्यक्ष अभी भी चिराग पासवान है और चिराग पारस के फैसलों की काट तलाशने में जुटे हुए हैं। पारस को चिराग के अगले कदमों का अंदाजा है। यही वजह है कि उनकी नजर अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर है। एक दिन पहले पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर उनके नाम की जो तख्ती दिखी थी, उससे उनकी रणनीति का खुलासा हो गया था। उसी रणनीति को अंजाम देने के लिए पारस पटना पहुंचते उससे पहले ही पार्टी दफ्तर पर गाजे बाजे का इंतजाम हो चुका था। पटना पहुंचने पर पारस का जोरदार स्वागत हुआ। पटना में एलजेपी के दफ्तर के बाहर कई होर्डिंग्स भी टंगे नजर आए, जिसमें पारस को संसदीय दल का नेता बनाने की बधाई दी गई थी। दिल्ली में सियासी जंग का शंखनाद करने के बाद पटना पहुंचे पारस ने एक दिन के बाद यानी गुरुवार को एलजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पारस गुट की तरफ से बनाए गए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह भी होंगे। ये बैठक सूरजभान के घर पर ही होगी और कल ही एलजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। भले ही चिराग के समर्थक अपने तरीके से विरोध जता रहे हों, लेकिन इस बैठक में क्या होने वाला है, इसके संकेत पारस ने दिल्ली में ही दे दिए थे। हारा हुआ जुआरी जो होता है ना, वो जैसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो चुनाव में जो उम्मीदवार हार गया, कतार बूथ कैप्चरिंग हो गया, बक्सा लेके भाग गया, काउंटिंग एजेंट बेईमानी कर लिया, चुनाव आयोग को फैक्स करो, रिकाउंटिंग कराओ, तो वही चीज कल हुआ है। वो हारा हुआ जुआरी का ये लक्षण है। एक तरफ चाचा पारस के तेवर हैं तो दूसरी तरफ भतीजे चिराग की सफाई। चिराग अपने चाचा के फैसलों को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा अभी भी सहमित है। चिराग को अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए कानूनी दांव पेच के साथ साथ सियासी जंग भी जीतना होगा, लेकिन एलजेपी पर किसका कब्जा होगा, इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। पंजाब में एक नकली प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेताओं की नाक में दम किया हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की आवाज निकालने वाला शख्स कांग्रेस नेताओं को फोन करता है और अगले विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाने की एवज में मोटी रकम की मांग करता है। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विधायकों को भड़का भी रहा है। बताया जा रहा है कि ये विधायकों को कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयान देने को भी कहता है। रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस समय पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार हैं। बीते एक हफ्ते में एक शख्स पीके की आवाज में लुधियाना के कांग्रेस नेताओं को फोन कर रहा है। जनप्रतिनिधियों को फोन करके ये शख्स खुद को पीके बताता है। नेताओं से कहता है कि पैसे देने पर वो विधानसभा टिकट दिला देगा। साथ ही वो कांग्रेस नेताओं को आला कमान से कैप्टन की शिकायत करने के लिए भी उकसा रहा है। प्रशांत किशोर के नाम पर ठगी का ये मामला हैरान करने वाला है। लुधियाना पुलिस के मुताबिक कॉल करने वाले गिरोह के सदस्य नेताओं को फोन कर ठगी भी कर रहे हैं। वो नेताओं को ये लालच भी दे रहे हैं कि अगर वो नकली प्रशांत किशोर की बात को मानेंगे तो न केवल उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगी, बल्कि पार्टी हाईकमान से बात कर सरकार बनाने के बाद उन्हें संगठन और सरकार में ऊंचा ओहदा भी दिया जाएगा। अब पुलिस ने इस गिरोह की तलाश शुरू कर दी है। लुधियाना पुलिस के मुताबिक ये गिरोह दिल्ली रोड पर शेरपुर चौकी के आसपास सक्रिय है। ठगी की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत पुलिस ने गिरोह पर केस दर्ज कर लिया है। लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 6 में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पंजाब में पहले ही सियासी कलह मची हुई है। सिद्धू और कैप्टन खेमे के बीच एक दूसरे से ऊपर दिखाई देने की होड़ मची हुई है, लेकिन ये शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सियासी लड़ाई में ठगों के गिरोह भी इस तरीके से सक्रिय हो जाएंगे।